नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके साथ अपने जीवन की कहानी शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ कि मैं कैसे बॉडी बिल्डिंग मैंने शुरू किया, कैसे मैं फ़िटनेस की लाइन में आया, कैसे मैं ट्रेनर बना, कैसे मैं आज फाइनेंशियली फ्री हुआ। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक मेरे जीवन की कहानी से अगर आप कुछ सीख सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हमें दूसरों के जीवन से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सीखने के लिए, अगर हम अपने जीवन की गलतियों से सीखेंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें दूसरों के जीवन को देखना चाहिए, उनसे अगर सीखने लायक कुछ हमें मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए। तो जैसा कि बहुत सारे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं मेरे मुझसे, तो ज़रूरी है कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं। अपने जीवन में मैंने जो अनुभव किए हैं या जो गलतियां की हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं आगे, ताकि आप वो ना करें। तो आपको मैं शुरू से बताता हूं अपनी कहानी। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। एक छोटे से कमरे में, किराए के मकान में, एक कमरे में हमारा पूरा परिवार रहता था। मम्मी पापा, मैं, छोटा भाई। पिताजी मेरे ट्रक ड्राइवर हैं, दूसरे का ट्रक चलाते हैं। तो कंडीशन ये थी फिर। और मेरा शुरू से रुझान था शरीर बनाने में, फ़िटनेस में, बॉडी बनाने में, पहलवानी करने में। इन सब चीज़ों में मेरा रुझान रहा। पढ़ाई में मेरा कभी भी रुझान नहीं था शुरू से। तो जब 15 साल का था मैं, तब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे जिम में भर्ती करवाया। मेरी जिद के कारण मैंने इतनी जिद कर दी थी, मैंने खाना खाना छोड़ दिया था। स्कूल का तो नाम सुन के ही मतलब वो हो जाता था। मेरे को जिम जाना था, जिम ज्वाइन करना था। तो पिताजी ने 15 साल का था जब मैं था, तब उन्होंने मुझे जिम में ज्वाइन करवाया। जब मैं जिम में गया तो वहाँ बताया गया कि आपको अंडे खाने पड़ेंगे, चिकन खाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बताई। लेकिन ये तो मुझे कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि शुरू से मैं शाकाहारी परिवार से संबंध रखता हूँ। शाकाहारी शुरू से रहा हूँ मैं। और किसी बेजुबान को मारकर खाना और फिर अपना शरीर बनाना, ये तो मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं था मुझे ये चीज़। तो लेकिन व्यायाम में, वर्जिश में तो पूरी रुचि थी, एक्सरसाइज तो करना ही था। तो मैंने अपना जो घर में मिलता है शाकाहारी डाइट से ही अपना, क्योंकि शुरू से सक्षम तो थे ही नहीं, तो दूध, दही, घी, पनीर ये तो खाने को मिलता नहीं था। कोई इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी पिताजी जितना कर सकते थे उन्होंने पूरा मेरे लिए किया, जो भी। तो मैंने कोई इतना काजू बादाम तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो मैं चने, देसी चने, सोयाबीन गला के सोयाबीन खाता था, देसी चने खाता था, मूंग, कई प्रकार के या अनाजों को गला के खाना, इस प्रकार की चीज़ें खूब खाई मैंने। शाकाहारी था तो मांस तो मुझे खाना ही नहीं था बिल्कुल भी। मांस, अंडे, इनसे तो मुझे बिल्कुल दूर ही रहना था। तो ऐसे करके मैंने, जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं मेरे, जेनेटिक्स हमारे बहुत अच्छे हैं। पहाड़ी लोग हैं, पिताजी मेरे जम्मू साइड के हैं, पहाड़ के हैं। तो वहाँ पर हाइट कम होती है लेकिन शरीर बहुत गठीला। तो जेनेटिक्स अच्छे रहे शुरू से। फिर मेहनत करी, 2 साल खूब लगन से दबा के मेहनत करी जिम में, और डाइट में अपना यही देसी डाइट भरपूर खाई। उसके बाद मैंने पहला कंपटीशन अपना लड़ा था डिस्ट्रिक्ट का, मिस्टर इंदौर कंपटीशन, जब मेरी उम्र 17 साल थी, 2015 में। तो उस समय जो मैंने वो पहला कंपटीशन लड़ा, और पहले ही कंपटीशन में मैं मिस्टर इंदौर बना था। चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, मिस्टर इंदौर का खिताब मैंने जीता। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल की उम्र में मिस्टर इंदौर कंपटीशन जीता था। और इंदौर के इतिहास का अभी तक कोई भी इतना छोटा मिस्टर इंदौर नहीं बना है। मिस्टर इंदौर मतलब इंदौर का सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर, जहाँ पे सारे इंदौर के बॉडी बिल्डर कंपटीशन खेलने आते हैं। वो कंपटीशन मैंने जीत लिया था 17 साल की उम्र में। तो उस समय मेरी उम्र कम उम्र थी। पिताजी बहुत खुश हुए, घर में सभी लोग बहुत खुश हुए। मेडल मिला था, पेपर में आया था, ट्रॉफ़ी मिली थी, खूब अच्छा, सब खुश हुए। फिर पिताजी को भी समझ में आ गया कि अब पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, इसका इसी में रुझान बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना इसको यही करने दिया जाए। घर से तो शुरू से ही मुझे कभी बंदिश में नहीं रखा गया, शुरू से ही मुझे छूट मिली है हर चीज़ करने के लिए। तो देखिए, हम लोगों की एक शिकायत होती है कि घर वाले हमें ये काम नहीं करने देते, वो काम नहीं करने देते। आप उन्हें कोई रिजल्ट तो दीजिए, उन्हें कुछ अच्छा करके तो दिखाइए, बिल्कुल वो आपको करने देंगे। आप उन्हें कुछ अच्छा करके तो दिखाइए जो आप करना चाहते हैं। उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ, आप ये चीज़ सच में दिल से करना चाहते हैं और आप इसको कर पाएंगे, इससे आगे वो हमारा भला ही चाहते हैं, तो आपको कभी नहीं रोकेंगे। बिल्कुल वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। घर वालों ने मुझे कहा कि ठीक है, अब तुम्हें यही करना है तो यही करो। कंपटीशन जीता, पावर लिफ्टिंग करता था। पावर लिफ्टिंग में मैंने स्टेट में अपना गोल्ड मेडल जीता, नेशनल खेला।
ऐसे करते करते सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी जॉब लगी 10,000 रुपये की जिम में ट्रेनर की, ठीक चल रहा था। यहाँ तक आप समझे होंगे। आगे देखिए कैसे फिर मैं एक गौ रक्षा संगठन में शामिल हुआ था, क्या हुआ था, कैसे ये सब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं सब बताता हूँ आपको। जैसा कि शुरू से एक धार्मिक परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से हूँ। माताजी बहुत पूजा पाठ करती हैं, भागवत कथा सुनना शुरू से बहुत एक लगन थी इन सब चीज़ों में, धर्म में बहुत रुचि थी। तो धार्मिक होने की वजह से आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो आज धर्म के बारे में देखते हैं कि धर्म बताया जाता है, राजनीति और धर्म एक कर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें उस समय भी बहुत चल रही थी। तो सोशल मीडिया से जो बहुत सी चीज़ें सोख ली थी, और धार्मिक तो था ही। तो पता चला कि गायों को किस प्रकार काटा जा रहा है। गाय हमारी जो गौ माता है, जिसमें 33 करोड़ हमारे देवी देवता वास करते हैं, उनको इस प्रकार बूचड़खानों में काटा जा रहा है। ये सब सुनने में आया, ये सब पता जब चला तो फिर सोचा मैंने कि यही अगर हो रहा है और हम धर्म की इस तरह से हालत ये हो रही है, गायों को काटा जा रहा है, और फिर मैं अपनी बॉडी बनाऊं और घर में रहूं और अच्छा खाऊं पीऊं मज़े लूं, तो क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी जीने का, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। ये नहीं, अगर करूं तो फिर धर्म के लिए जीऊं, गौ माता को बचाऊं। ये सब मेरी सोच बन गई। मतलब पूरे तरीके से मैंने सोचा कि करूँगा तो ये करूँगा, नहीं तो इसमें कुछ नहीं रखा। ऐसी बॉडी का क्या करूँगा मैं कि गाय तो कट रही है और इतना अत्याचार हो रहा है और मैं बॉडी बना के घूम रहा हूँ, तो किसी मतलब का नहीं। तो ये विचार थे मेरे कि अब धर्म के लिए जीना है, गौ माता के लिए जीना है, तो बस घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया कि घर छोड़ूंगा और अब जीवन भर गौ रक्षा करूँगा। गौ माता के लिए जो भी मुझसे बनेगा वो करूँगा, और यही जीवन का उद्देश्य है। घर छोड़ने का फ़ैसला किया, घर पे बोल दिया कि अब मैं जा रहा हूँ और अपना गौ रक्षा करूँगा। माता पिता ने शुरू से ही कभी बंदिशों में रखा नहीं था। वो भी समझ चुके थे कि अब पूरे तरीके से अब ये यही करना चाहता है, अब जो इसने ठाना है बचपन से वो करता है, तो अब इसको यही करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा जाओ। घर छोड़ दिया, गुजरात चला गया, वहाँ एक संगठन से जुड़ा। वहाँ पर हम गौ रक्षा करते थे, नाका लगाना, गायों को रोकना, ये सब। इसी दौरान मेरी एक एक्सीडेंट में मेरे पैर की हड्डी टूट गई। मेरे जांघ में रॉड डली हुई है, तो मेरे जांघ की हड्डी टूट गई, मेरे पैर में रॉड डालना पड़ी। जब रॉड डालना पड़ी तो 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ा मुझे। जब बेड रेस्ट करना पड़ा तो बहुत सी चीज़ें सोचने समझने का मौका मिला। जब तो जोश था, इतना जोश था कि कुछ सोचते समझते ही नहीं थे, बस करना था, ना दिमाग लगाना है ना समझना है कुछ, ये सब कुछ था ही नहीं, बस करना है। जब बेड रेस्ट करना पड़ा 4-5 महीने का, तो बहुत सी चीज़ें सोचने में आई। डिप्रेशन हो गया एकदम, दिमाग एकदम फटने लगा, चारों तरफ अंधकार दिखाई देता था कि अब आप समझ सकते हैं कि जो इतना फिटनेस फ्रीक इंसान है, जिसको फिटनेस से इतना लगाव है, अपनी बॉडी के लिए इतना करता है, सब कुछ है, तो उसका अगर पैर टूट जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो एक प्रकार से बहुत डिप्रेशन में चला गया था। धर्म से विश्वास उठ गया था, भगवान से विश्वास उठ गया था कि मैंने तो अच्छा काम करने के लिए कदम बढ़ाए थे और मेरे साथ ये हो गया, ये वो सारी चीज़ें। घर में गरीबी है, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, छोटा भाई तो छोटा था बहुत, तो ये सब चीज़ें थी। बहुत आत्महत्या के विचार आने लग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। इसी दौरान बीच में मुझे आचार्य प्रशांत जी के वीडियो यूट्यूब पर मेरे सामने आए, रिकमेंड हुए। उनके वीडियोस 1-2 मैंने देखे। उसी दौरान बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा वो शांति जो मिली, जो स्पष्टता उनकी बातों में, जो तर्क रहता है, तर्क मतलब वो कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं कि हवाई बातें या कोई टोने टोटके की या जादू टोना या कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आए। बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण वो बातें करते हैं। तो वो जब मैंने उनका वीडियो देखे तो मतलब अद्भुत, वो स्पष्टता, हर चीज़, धर्म क्या है, गौ माता क्या है, उनका महत्व क्या है, पैसे कितने कमाने चाहिए, तरक्की किसको बोलते हैं, मतलब रिश्ते क्या होते हैं, हर एक चीज़ स्पष्ट होती चली गई, शांति बढ़ती चली गई। मतलब उनको शब्दों में बता पाना नामुमकिन है मेरे लिए। जो उनको सुनने के बाद मैंने जीवन में एक क्लैरिटी को पाया, वो अद्भुत था। तो उनको सुनना चालू किया मैंने। इसी दौरान फिर मैंने सोचा कि अब उन्हीं को सुनकर मुझे पता चला वीगनिज़्म क्या होता है। वीगन शब्द आपने कई बार सुना होगा। वीगन वो लोग होते हैं जो जानवरों से आई हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध, दही, पनीर, शहद तक नहीं खाते हैं। क्योंकि जब वीगनिज़्म के बारे में मुझे आचार्य जी से पता चला तो मैंने इस पर सर्च किया कि सिर्फ दूध पीने की वजह से, हमारे इतने डेयरी के उपभोग की वजह से ये गायें इतनी कट रही है, हमारा गाय भैंस इतनी कट रही है, और हमारा देश बीफ का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन चुका है, निर्यातक देश। ये मुझे पता चला और मैंने इस पर रिसर्च किया। तो रॉबिन जी के वीडियोस मैंने देखे, जो पीपल फार्म, जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है आप देख सकते हैं, आपने भी उनके वीडियोस देखे होंगे। उनके वीडियोस देखे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि डेयरी में कितनी ज़्यादा क्रूरता है। एक तरफ तो मैं अपने आप को समझता था कि मैं गौ रक्षा करता था, और दूसरी तरफ मैं गौ हत्या में पूरा समर्थन कर रहा था।
तो इनके वीडियोस देखकर मैं वीगन हुआ। जब मुझे वीगनिज्म के बारे में पता चला तो मैंने दूध दही ये सब भी छोड़ दिया पूरी तरीके से। अब मैं पूरा प्लांट बेस्ड डाइट पे था और क्लैरिटी बहुत थी मेरे पास, सब चीज़ें थी। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने ठाना कि नहीं, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब फिर से उठना है। ये पैर टूट गया है, ठीक है, काफ़ी टाइम 1-1.5-2 साल हो चुके थे। मैंने बोला कि अब फिर से कुछ करना है। फिर मैंने बेंच प्रेस कंपटीशन को चुना। बेंच प्रेस क्योंकि हाथों का खेल होता है, वहाँ पर आपकी पूरी अपर बॉडी की ताकत लगती है, पैरों की बहुत कम लगती। तो मैंने बेंच प्रेस स्टार्ट किया। बेंच प्रेस पे पहला कंपटीशन जो मैंने तैयारी के बाद डिस्ट्रिक्ट का खेला अपने इंदौर शहर का, वहाँ पर पूरे इंदौर में सबसे ज़्यादा वेट उठाकर बेंच स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंदौर बना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा कंपटीशन था स्टेट लेवल का, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे ज़्यादा वेट उठाकर वहाँ पर भी मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब जीता। उसके बाद मेरा अगला कंपटीशन था नेशनल। नेशनल में भी मैंने अपने वजन में सबसे ज़्यादा वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता, नेशनल का गोल्ड मेडल बेंच प्रेस का। काफ़ी पेपरों में आया और काफ़ी मैंने अपने आप को फिर से प्रूफ कर दिया था। इसके बाद जापान में इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी हमारी वैसी ही थी जो पहले मैंने बताई कि वही, मतलब कोई पैसा नहीं था। जो जॉब वगैरह करता था तो उसमें जो सैलरी आती थी 8-10-12 हज़ार रुपये, वो तो सब खर्चे में ही चली जाती है घर परिवार के। तो कंडीशन फाइनेंशियली वही थी, बाकी सब ठीक चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी बिल्डिंग में कैसे आया, बॉडी बिल्डिंग कैसे शुरू करी थी। फिर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मेरा एक्सीडेंट वगैरह हुआ, और धर्म को मैंने आपको समझाया कि मैंने धर्म को क्या समझा था। फिर स्पष्टता मुझे धर्म के विषय में कहाँ से मिली, सच्चाई कहाँ से पता चली। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ, कैसे आज मैं फाइनेंशियली बहुत मजबूत हूँ, फ्री हूँ। फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होती है वो मैं अब आपको बताऊँगा। तो देखिए, कंडीशन मेरी फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थी। तो इसी दौरान एक शिविर मैंने आचार्य जी का करा, आचार्य प्रशांत जी के शिविर में गया। शिविर में मुझे एक स्पष्टता आई। शिविर में वो उपनिषद पढ़ाते हैं हमें, उपनिषद वेद, हमारे पुराने आचार्य जी हमारे पुराने ग्रंथों से हमें जोड़ते हैं। हमारे पुराने वेद उपनिषद जिनको हम भूल चुके हैं, यही वजह है कि आज हम इतना डिप्रेशन और इतनी जो एंजाइटी जो दुनिया में है, ये मनोरोग जितने हैं, ये सब इसी कारण है हमारे, क्योंकि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। हमारे अपने वेदों से, उपनिषदों से हम इनको भूल चुके हैं। इसी कारण हमारी सारी परेशानियां हैं। तो जब मैंने वो शिविर किया तो गंगा किनारे बैठ के जो उपनिषद पढ़ने का जो मौका मिला, उनको जो गहराई से समझा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सच्चाई को देखने के लिए जो हमारी ये आँखें हैं ना, इन आँखों से हम सच को नहीं देख सकते। सच को देखने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान, जो हमें किसी हमारे गुरु से मिलता है, आचार्य से मिलता है। तो वो मुझे उनसे मिला, वो चीज़ मुझे स्पष्टता मिली, और मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास पैसे इसलिए नहीं है, मैं गरीब इसलिए हूँ क्योंकि मैं देना ही नहीं जानता हूँ, मुझे बांटना नहीं आता, मैंने कभी बांटा नहीं, इसलिए मैं गरीब हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर क्या बांटूँ मैं, है क्या मेरे पास जो मैं बांटूँ। तो मुझे पता चला कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग में और कंपटीशन जब मैं खेलता था, खेल में ये सब छोड़ चुका था, क्योंकि मैं एक नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आ गया था। आगे फिर मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे, तो ये सब तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बच्चों को, लड़कों को, जिनकी बॉडी बिल्डिंग करने की इच्छा है और बहुत दिल से इच्छा होती है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी थी। इसमें इंसान पागल हो जाता है, वो हर चीज़ करना चाहता है, वो हर एक हद तक जाना चाहता है। तो इसी का फ़ायदा बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में उठा रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं लोगों को। स्टेरॉइड के कई सारे खतरनाक नुकसान है, इसीलिए मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का विरोध करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत अंदर तक जाना है कि इसमें क्या चलता है। स्टेरॉइड से 25-25 साल के 20-20 साल के लड़के अपनी जान गंवा देते हैं, स्टेज पे खड़े खड़े मर जाते हैं, जिम में हार्ट अटैक से मर जाते हैं 25-25 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के, सिर्फ इन ड्रग्स की वजह से, इन दवाइयों की वजह से लोग अपने आप, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही स्टेरॉइड्स और इन चीज़ों ने मचाई हुई है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण मुझे दिखा कि गलत नॉलेज या सही नॉलेज ना होना बच्चों के पास। अब कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसी आर्थिक परिस्थिति से उठ के आते हैं, लेकिन अब सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता, इस कारण से वो गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना चाहिए, वो फ्री में, और मैं ये बांट सकता हूँ। तो मैंने ये सोच के अपने सारे सोशल मीडिया में अकाउंट्स में अपना पोस्ट डाल दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने पोस्ट डाला कि अभी मैं सबको फ्री में गाइड करूँगा, फ्री में डाइट बताऊँगा, वर्कआउट बताऊँगा, ये सब मैंने एक पोस्ट डाला। जब मैंने ये पोस्ट डाला तो कई हज़ार लड़कों ने मुझे मैसेज किए कि हाँ हमें भी सीखना भैया, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। इस प्रकार से कई हज़ार लड़कों ने मुझे मैसेज किए।
तो मैंने उनके ग्रुप बनाए। लेकिन जैसा होता है ना कि फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं करता, कोई उसकी कीमत नहीं होती है। तो बस वही हुआ उस ग्रुप में, वही कोई कुछ भी पोस्ट डाल रहा है, कोई राजनीति की पोस्ट डाल रहा है, कोई अपना कुछ भी पोस्ट डाल रहा है, जोक्स डाल रहा है, चुटकुले डाल रहा है। मैं समझा समझा के थक गया था कि ये मत करो, आप ये मत करो, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं, क्योंकि फ्री की चीज़ की तो कोई कीमत होती नहीं है ना। और इस वजह से जो सीरियस बच्चे थे, सीरियस लोग थे, लड़के, वो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके कारण। तो फिर किसी ने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, ग्रुप में 100 रुपीज़ चार्ज करना शुरू कर दो, कि 100 रुपीज़ पे करो तो ही ग्रुप में रहोगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि 100 रुपीज़ भी जो नहीं दे सकता तो फिर सीधी सी बात है कि उसको करना ही नहीं है, वो सिर्फ मस्ती करने आया है। तो मैंने 100 रुपीज़ चार्ज करना शुरू करे ग्रुप के अंदर। तो इस प्रकार से जब मैंने ग्रुप बनाए तो मैंने 4 ग्रुप बनाए 250-250 लोगों के। तो आप सोचिए कि वहाँ से मुझे कितना इनकम हुआ। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले कभी इतना पैसा नहीं कमाया था। मतलब बहुत खुश हुआ मैं कि ये क्या हो गया। हाँ, मुझे भलाई करना है लोगों की, और वो मेरी मजबूरी थी 100 रुपये लेना, क्योंकि मैंने तो सोचा ही था कि मैं फ्री में करूँगा, फ्री में ही कर रहा था मैं। लेकिन वो मजबूरी में 100 रुपये लेने पड़े। तो वो 100 रुपये भी बहुत लोगों ने दिए, और पहली बार मैंने घर में बैठे हुए इतने पैसे कमाए थे। कहीं मुझे जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, घर में बैठे बैठे। मुझे करना क्या था, सिर्फ उनको सारे टिप्स देना थे ग्रुप के अंदर, तो वो मैं करता था। नॉर्मली डाइट और ये सब तो बताता ही था ग्रुप के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पर्सनली हमें डाइट चार्ट बना के दीजिए, आप हमें हमारी बॉडी के हिसाब से डाइट चार्ट बना के दीजिए। तो अब डाइट चार्ट उनको बॉडी के हिसाब से बना के देना, तो ऐसे 4 ग्रुप भरे पड़े थे। अब मैं एक एक को अगर डाइट चार्ट ऐसे बॉडी के हिसाब से बना के देता तो जीवन ही निकल जाता मेरा। कितने लोगों का डाइट चार्ट ऐसे मैं रोज़ बनाता। तो फिर मैंने देखा कि मार्केट में जो डाइट चार्ट, पर्सनल डाइट चार्ट देने का जो चार्जेस चल रहे थे, वो ये 2000-2500 रुपये, कम से कम 2000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 10-10 हज़ार रुपये तक लोग डाइट चार्ट दें। मैंने एक मिनिमम चार्जेस रखे कि 500 रुपये में मैं आपको आपका डाइट बना के दूंगा, डाइट चार्ट बताऊंगा। मैं चाहता तो वहाँ पर लोगों से ज़्यादा पैसे भी ले सकता था, लेकिन मुझे वो चीज़ करनी नहीं थी ना, मुझे वो चीज़ करना नहीं थी। तो मैंने कहा कि 500 रुपये में चार्ज करना शुरू करता हूँ, जिससे मेरी भी मेहनत ख़राब ना जाए और लोगों को भी उसकी वैल्यू रहे, कद्र रहे। नहीं तो होता ये है ना कि डाइट आपने बता दी और उसको फॉलो वो कर पाया तो ठीक है, नहीं तो उसकी इच्छा हुई तो ठीक है, नहीं तो फाड़ के फेंक दिया है, उसको क्या मतलब है, पैसे तो लगे नहीं है। तो एक 500 रुपये मैंने चार्ज करना शुरू किया। अब हुआ यूँ कि डेली में मेरे पास 4 से 5 क्लाइंट डेली आने लग गए। मतलब 2000-2500 रुपये, 2000-1500, इस प्रकार से मेरा काम शुरू हो गया कि ऑनलाइन डाइट बताओ, ऑनलाइन वर्कआउट बताओ, चार्ट बना के दो पर्सनली, और ये चार्ज करो। जिसमें मैंने अपने डाइट चार्ट के माध्यम से कई लोगों का जीवन बदला है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाके देख सकते हैं, कई लोगों का जीवन मेरी डाइट चार्ट के माध्यम से मैंने बदला है। तो और एक समय था जब मैं 12-15 हज़ार रुपये में जॉब करता था, 8-8 घंटे 10-10 घंटे जिम में। और अब ये समय था कि 1500-2000 रुपये रोज़, मतलब वही 40-50 हज़ार रुपये महीना मेरे पास वैसे ही आ रहा था ऑनलाइन घर से काम करके। तो ये एक अद्भुत बात थी। और ऐसे करते हुए फिर एक बंदे को जब रिज़ल्ट आते हैं तो वो और 10 लोगों को बोलता है, 10 लोग उसको देखते हैं। इस प्रकार से मुझसे लोग जुड़ते गए, और आज मुझसे 30 हज़ार, कम से कम 30 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया के। तो इस प्रकार से रोज़ डेली जो मैं डाइट चार्ट बनाता हूँ, तो इस माध्यम से मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ। आज मैं 24 साल का हूँ, 24 मेरी एज है। और आज मेरी कंडीशन ये है कि अगर मेरा सारा काम बंद हो जाए, मैं कुछ भी ना करूँ, सब बंद हो जाए, मैं सोता रहूँ, तो भी मुझे अपनी बेसिक नीड्स के लिए, अपने परिवार की बेसिक नीड्स के लिए मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरी रोटी, कपड़े और एक छत मुझे और मेरे परिवार को मिल जाएगी। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं है कि आपके पास अरबों रुपए हैं कि करोड़ों रुपए हैं। जिनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं, वो लोग भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि उनके खर्चे भी करोड़ों हैं। तो वो जितना कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं, तो वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम ना करें, आप सोते भी रहें तो भी आपके पास इतना पैसा आए कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो जो लोग अपनी ज़रूरतों में, अपनी ख्वाहिशों में फ़र्क करना नहीं जानते, वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, वो कभी शांत नहीं बैठ सकते। तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। अगर मैं सोता भी रहूँ ना तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और इससे ज़्यादा कि मुझे ख्वाहिश भी नहीं, क्योंकि ख्वाहिश कभी किसी की पूरी नहीं होती। और अगर जब आप ये सोच रखोगे तो ही आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे लाइफ में, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। आप पैसे के पीछे भागते जाओगे और एक दिन कब्र में जाके गिरोगे। तो ये थी मेरी कहानी। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जीवन में जितने धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई है, तो बहुत सीखा है। तो आज सुकून, शांति सब कुछ है। तो अब मेरा जो लक्ष्य है वो
मेरा टारगेट यही है कि अब मैं दूसरों के लिए कितना करूं, जितना करूं उतना कम है। मतलब मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य है अब। क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है, मुझे जितना चाहिए था उतना मेरे पास है। तो अब मेरा उद्देश्य जीवन का यही है कि अपने आचार्य गुरु, हमारे जो आचार्य हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चलें, उनकी बताई राह पे चलें। लोगों को हम क्या दे सकते हैं, हम बांटना सीखें। और बस अब हमारे लिए जो ज़रूरी है वो हमें मिल जाएगा, ऊपर वाला हमें देता है। उसने हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पेटियां भरने की नहीं। तो पेट भरने की जिम्मेदारी उसने ली है, और इससे ज़्यादा हमारी कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, और रखेंगे तो हमारे ही नुकसान है। तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कैसे अपने नॉलेज से आगे आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करूं, और जो मैं आपको दे सकता हूं ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी देने की इच्छा है। वो बस अब मुझे ऐसे ही अपना जीवन जीना है, और यही अब आगे मेरा उद्देश्य है, बस कि ऐसे ही जीवन चले। और मैं खुश हूँ, अब मेरे द्वारा और भी लोग खुशी को पाएँ, जो मैंने पाया है वो बटे, वो और लोगों को मिले, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और अब जीवन ऐसे ही चलेगा। तो धन्यवाद आखिरी तक मेरी कहानी सुनने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।